द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को आप लोग हमारे साथ मिलकर सॉल्व कर रहे हैं और हमेशा की तरह आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट में कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी 150 प्रश्नों को साथ साथ कवर करेंगे, ठीक, जिसमें टॉपिक वाइज सारा पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला हिंदी का पोर्शन लिया गया है। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये पद्यांश से है। पद्यांश को पढ़िए आप लोग। यहाँ से बरस पड़े विध्वंस पिंड सौ सौ यानों से, तो यहाँ से शुरू करना है और पढ़ते रहना है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये दूसरा पेज है, पढ़ लीजिए ये सारा, जिससे कि कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए आपको आसानी हो। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे ये सारा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है, विध्वंस का परिणाम निम्न रूप से देखने को मिला है, किसमें? विशाल नरसंहार के लिए, या फिर युद्ध की विभीषिका के लिए, देवदानव संघर्ष के लिए, या फिर प्रलय की विभीषिका के लिए। तो चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बात करते हैं विध्वंस का परिणाम जो है वो देव दानव संघर्ष के रूप में देखने को मिला है। साथ साथ विध्वंस का अर्थ है विनाश, सब कुछ जिसमें नष्ट हो जाता है उसी को विध्वंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सौ यानों के विध्वंसात्मक पिंडों का जो परिणाम यह हुआ है क्या है? कान बहरे हो गए, सर्वांगीण विनाश हो गया, या फिर जान माल की हानि हुई, मानव महाविनाश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो आप लोग पद्यांश पढ़े हैं उसमें कान बहरे हो गए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी भीषण ध्वनि से सभी के कान क्या हो गए थे? बहरे हो गए थे। और इसी के साथ तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है देखने के लिए जो मिलेगा, इसमें आपको वाक्य के प्रकारों को चुनना है। जैसे क्वेश्चन 3 नंबर में है, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यह कैसा वाक्य है? मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यह कैसा वाक्य है ये बताना है। तो यहाँ पे वाक्य ये जो है वो मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए बिल्कुल फटाफट लिखना शुरू कर दें। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है, या विवरण है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा नहीं है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी, ये उपदेशक का कोई चिन्ह नहीं होता है और निर्देशक का योजक के चिन्ह की तरह होता है, बस थोड़ा बड़ा होता है। और लाघव की बात करते हैं तो डॉक्टर में जो ये पीछे से ये इस टाइप में चिन्ह होता है, इसको को लाघव कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाकी सभी सही है, तो यह सही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा? तो चलिए बताइए यहाँ पे अब पढ़कर क्या होगा। एक बात और, यहाँ पे एक चिन्ह शायद छूट जा रहा है, तो इसको भी जान लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से जो चिन्ह होता है, पहले बिंदी 2 होती है, उसके बाद बीच से लाइन होता है, तो ये आपका विवरण का चिन्ह कहलाता है, ठीक। चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, अब पढ़कर क्या होगा? वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन भी उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो सी, पूर्वकालिक क्रिया होगा, यानी कि अब पढ़कर क्या होगा, ठीक। यानी पहले भी कुछ हो चुका है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, तो पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। दूसरी बात यहाँ पर, अगर वह उसने नहाकर खाना खाया, इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया का ही ये हुई उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? कुशलता संज्ञा जो है वो भाववाचक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग को भी घबराहट होने लगती है, इसलिए थोड़ा कवर करेंगे कि कम समय में सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर लें। 7वें क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को, इतना काम किसने किया है? तो इसमें ये इतना जो लिखा गया है ये कौन सा विशेषण है? यहाँ पे
ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें तुलना किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चौथा ऑप्शन आपका सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, तुलना यहाँ पे की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या सभी को मालूम है, सी बिल्कुल 11 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं उनके नामों की, तो पहला है मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। 11 सर्वनाम हो गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कौन सा अनुनासिक वर्ण है, यानी कि अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण जो भी होते हैं वो पंचमा जो स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी कह रहे हैं, वर्गीय व्यंजन या जो है स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उसका पंचमा अक्षर ही अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो पंचमा अक्षर इसमें कौन सा है बताइए, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पा फा वाली लाइन में माँ बिल्कुल पंचमा अक्षर इसका होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे, यहाँ पे आप लोग का कमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे हरकत करता नहीं, हरकत की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग अर्थ निकालेंगे जब, तो स्पष्ट दिखने लगेगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा है। तो ग्रंथि का गांठ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट समाचार में उपसर्ग कौन सा लगा है। तो चार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो समधन, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सम भी है और आ भी, ये दोनों उपसर्ग इसमें लगा है। सम में आ लगा है, ये 4 एक मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चलिए बताइए आंसर इसका कौन सा सही होगा। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे भाववाच्य कौन से वाक्य में लिखा गया है या बताया गया है ये बताना है। 13वीं का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, मुझसे गाया नहीं जाता, बिल्कुल सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भाववाच्य का उदाहरण है। इसी के साथ अगला आमरण में समास बताइए। बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे अव्ययी भाव का ये उदाहरण है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये जो है विप्सा अलंकार का उदाहरण है। क्लियर, चलिए। और इसी के साथ अगला, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द है स्वाधीन पतिका। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसको आगमस्य पतिका कहते हैं। ये जो बी लाइन में है, जिसका पति परदेश से आने वाला है उसको आगमस्य पतिका कहते हैं। वहीं पे बात करते हैं अगले कि शयन कक्ष को सुव्यवस्थित कर प्रेमी की प्रतीक्षा में सज धज कर बैठी नायिका जो होती है उसको वासक सज्जा कहते हैं, यानी कि ये सी वाला जो है ये हो जाएगा। लेकिन पति, जिसका आज्ञाकारी पति होता है उसको स्वाधीन पतिका कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट है तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। तो तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है तिमिर मतलब प्रकाश से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे विलोम ही था, वो तिमिर का विलोम होता है, ये ध्यान रखिएगा। उल्टा वहाँ दिया गया था, सारे ऑप्शन अपोजिट ही हैं, बट जो सही है ये प्रकाश, तिमिर का प्रकाश से ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी कै करुणा निधि रोए। तो इसमें रस बताना है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर हम अलंकार मतलब माफ कीजिए रस की, तो यहाँ पे रस जो है वो करुण रस का है। जब सुदामा को श्री कृष्ण देखते हैं तो वो भी करुणा करके रोने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, मधुमालती किसकी रचना है।
तो मधुमालती जो रचना है वो किसकी रचना है? कुतुबन है, मंझन है, मलिक मोहम्मद जायसी है या फिर मुल्ला दाऊद हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए। मधुमालती की रचना की बात करते हैं तो ये इसके रचनाकार मंझन जी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जबकि बात करते हैं कुतुबन की, तो कुतुबन की रचना जो है मग्यावती है, ठीक। और वहीं पे मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं तो इनकी रचना पद्मावत है और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। उम्मीद है कि सभी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है? इसका तात्पर्य ये होता है कि अजगर जो है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किस कवि की रचना है? तो ये मलूक दास होना चाहिए, मूलक दास लिखा गया है, मलूक दास की एक कविता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि इंग्लिश शब्द में, मतलब इंग्लिश से ये लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 21 इस पोएट्री से लिया गया है। इस पोएट्री को आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और जो है देखते हैं यहाँ तक आपको, एक मिनट, अच्छा पहला पेज पढ़ लीजिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपको पढ़ना है। द डिफरेंस टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 21 नंबर। इसमें सुटेबल टाइटल टू द पोएम, यानी कि शीर्षक बताना है, कविता का शीर्षक क्या है? पहला ऑप्शन, पहले मतलब 21 का क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 22 नंबर, सुटेबल कंजक्शन कंप्लीट करना है। स्टेज जो स्पेस खाली है वहाँ पे इस पर फिल करना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला भरा जाएगा, इन ऑर्डर द या सो दैट को यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट यानी 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्ट का ये उदाहरण, ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये सब्जेक्ट है आपका। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे ये थॉट जो है ये किस प्रकार का जो है शब्द है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है? 24 में ऑप्शन नंबर बी ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 25 नंबर की बात करते हैं तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ए भरा जाएगा, यहाँ पे ए भर दिया जाएगा, यहाँ पे एन भर दिया जाएगा, साथ साथ यहाँ पे ए भर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कंप्रीहेंशन यानी पैसेज दिया गया है। पैसेज को आपसे को यहाँ से पढ़ना है और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। तो ये पहला पेज है, इसको पहले पेज को आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद यहाँ दूसरा पेज भी आपका स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पर दूसरा पेज भी पढ़ लीजिएगा। साथ साथ क्वेश्चन भी 26 नंबर का आपको दिख रहा है, ये है। यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। एडवेंट का सिनोनिम वहाँ हेडलाइन में भी एडवेंट था, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम जो है डिपार्चर। ऑप्शन नंबर डिपार्चर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ डार्क, तो इसका फेमिनिन बताना है यानी स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पे डक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ 28 यहाँ पे हिज नेम हैज़ बिकम ए सिनोनिम, उसके बाद फिर स्पेस है इविल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 भर दिया जाएगा, 2 इविल। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि यहाँ पे ये सेंटेंस जो लिखा गया है इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो भी बिल्कुल हाँ बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसमें द लॉक वाज फाउंड बाई अस ब्रोकन लास्ट नाइट, बी सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये आखिरी क्वेश्चन है इंग्लिश का, और इसमें इनकरेक्ट नरेशन चूज करना है आपको, जो गलत इसका होगा। माफ़ कीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदल देना है, इसको इनकरेक्ट नरेशन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। शी सेड दैट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी यूज्ड टू बी अफेयर्ड
टू ऑफ घोस्ट। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही। और इसी के साथ संस्कृत का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत के केवल आप लोग को मालूम है, ऑप्शन हमारे साथ मिलान करिए, हम केवल आंसर को बताते चलेंगे। तो यहाँ पे 31 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही है। ये दो पंक्ति लिखी गई है सूक्ति, ये नीति दशक से लिया गया है। नेक्स्ट है, ये शब्द लिखा गया है, इसका पर्यायवाची बताना है। गात्रम शब्द है और इसकी पर्यायवाची जो है वो शरीर हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला है ह्रस्व स्वर जो आ है, इसका उच्चारण स्थान यानी उच्चारण किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो ये बी बिल्कुल सही, अभ्यंतर बिल्कुल सही हो जाएगा, अभ्यंतर समृद्ध सही होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं 34 नंबर की, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे जय बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके पृथक होने के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि अलग की बात किया गया है यहाँ पे। तो इसमें अच्छा विभक्ति पूछी गई है, तो 35 नंबर की विभक्ति में जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का उदाहरण है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभोय पद में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? पहला बिल्कुल लप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ में दुष्ट पद का संधि विच्छेद क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, दुष्प्लस्तः। नेक्स्ट है, परीक्षा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 38 नंबर में सी बिल्कुल सही ऑप्शन, परी। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परी है। उसके बाद अच्छा नेक्स्ट है, ये पंक्ति लिखी गई है और ये इस पंक्ति में यहाँ से लिखा गया है और इसका आंसर यहाँ बताना है आपको, क्या होगा इसका? तो इसमें डी बिल्कुल धनम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित का, उसी से सेम ऊपर जो हम लोग पढ़े पंक्ति उसी से आंसर है। तो यहाँ पे पंडित का धनवान, पंडिता बट यहाँ पे धनवान सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान का आता है। इसमें क्वेश्चन आपको पहला है, भौतिक मात्रा बताइए। आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भौतिक मात्रा जो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है वो क्या होता है? फैराडे है, वेबर है, टेस्ला है, हेनरी टेस्ला है। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे वेबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो वर्टिब्रेट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं वो कौन होते हैं? 42 नंबर का ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, उनको कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा क्या होता है? डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है। वहीं पे खाने वाला सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने वाला सोडा होता है, लेकिन धोने वाला सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला यहाँ पे देखिए, ये सारणी में जो आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह हैं और 7 जो है आवर्त की संख्या होती है। तो उस तत्व के परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। 21 है, 17 है, 19 है या फिर 9 है? 44 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 19 चौथे आवर्त में 19 तत्वों को रखा गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम हृदय जो होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? कृत्रिम हृदय का आविष्कार जो किया गया है वो पाल विंचेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल्स में, राइबोसोम्स में या फिर न्यूक्लियस में? 46 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका, ये न्यूक्लियस में ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जिसमें प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी होते हैं वो किस कारण से होते हैं? पेचिश के कारण, मलेरिया के कारण, चेचस के कारण या फिर हार्पिस के कारण? यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा।
तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी, बिल्कुल मलेरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो को तब शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि समय समय से आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छे लग रही वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। एरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? एरोसोल कैन का आविष्कार एरिक रोथिम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला एरिक रोथिम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ट्रांसफार्मर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर इनमें एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है, तो वो कौन सा है जो नहीं कर सकता है? ट्रांसफार्मर बाकी सभी तो करता ही करता है, वहाँ पे कौन सा है जो नहीं करेगा? तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नहीं करता है, बाकी सभी काम ये कर सकता है। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वो वोल्टेज को बढ़ाएगा ना कि ऊर्जा को। यहीं पे बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को भी ये बढ़ा सकता है और वोल्टेज को भी कम कर सकता है। इसका काम ही होता है वोल्टेज को कम करना बढ़ाना, धारा को कम करना बढ़ाना, लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ा सकता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई जो होती है एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट गणित का पोर्शन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। जो भी पुराने साथी हमारे हैं उनको मालूम है, नए साथी जो भी जुड़कर प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर रहे हैं वो जान ले। अगर आप लोग को इसको सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। सर्च करके फॉलो करने के बाद जो है वहाँ से ये 150 क्वेश्चन का PDF लोड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अन्यथा हमारे सर के द्वारा टॉपिक वाइज क्लियर मैथ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जा कर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना तो बता देते, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग भी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक। इसलिए हम तो केवल ऐसे ही प्रश्नों को करेंगे जिससे आसानी हो और फटाफट हो भी जाए। तो इसको आप लोग अलग से कर लीजिए, अन्यथा हमारे सर के द्वारा इसी प्रैक्टिस सेट के ही भी इस क्वेश्चनों को 1 से 2 दिन में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के वीडियो के बाद जस्ट सोल्यूशन भी वहाँ पे मैथ का मिल जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? 71 नंबर का प्रश्न है। बताइए फटाफट आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे बात किया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है ये नहीं होता है। बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, बट राष्ट्रपति नहीं होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जब टैक्स में वृद्धि के अनुरूप कर ली जाती है या दर बढ़ाई जाती है तो इसकी बढ़ाने की दर को प्रगतिशील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, प्रगतिशील बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को एक तरफ स्थानों के नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले घरों के नाम दिए गए हैं। तो दोनों को मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक। चलिए, उम्मीद है कि सभी दिख रहा होगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, बट ABCD यहाँ पर है ही, इस प्रकार से देखिए दिख रहा होगा। उम्मीद है एक तरफ स्थान है, एक तरफ घर है। तो यहाँ पे देखिए मनाली में जो बनाया जाता है वो पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है मनाली को दूसरे से मिलान कर देंगे। साथ साथ राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो है वो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये राजस्थान को 4 नंबर से मिलाएंगे। असम की बात करते हैं तो असम में बांस के खंभे पर बने उठे हुए घर बनाए जाते हैं, बांस के खंभे से बनाया जाता है। तो यहाँ पे असम को तीसरे से इसको पहले से मिला देंगे। इसी के साथ साथ लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में कौन सा होता है, किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो वहाँ पे पत्थर के घर बनाए जाते हैं, ये 5 में से मिलान कर देंगे। यहाँ पे हाउस बोट जो है ये कोई घर नहीं बनाया जाता है इसमें ऑप्शन के अनुसार, ठीक। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 1 का 2, 2 का 4, उसके बाद सी यानी कि असम का ये ऊपर है पहला,
इसी के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कूटनीति भाषा में ये आपका ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मिलान यही हुआ है। नेक्स्ट है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल जो पुत्र थे वो शेख मुबारक के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें पर्वतों में लगातार जो श्रृंखला बनी होती है वो कौन सी है, जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, जिसमें तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी बहती है? बेगई है, पेरियार है, कृष्णा है, कावेरी है। तो यहाँ से कावेरी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। तमिलनाडु और कर्नाटक से ये होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। सिविल सेवा इन्हीं के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ डी ऑप्शन के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? आरबीआई के एजेंट के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? ऑप्शन है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एसबीआई, जिसको हम लोग भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, वो रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कथन लिखे गए हैं। आप लोग को इसको पढ़िए और नीचे आपका आंसर दिया गया है कौन सा सही है। संविधान सभा के बारे में ये बताना है। तो संविधान सभा में वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित हुई थी, वह बहुदलीय निकाय थी, तो वह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, यानी कि सी बिल्कुल सही है। बट ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित हुई थी, ये गलत है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला जो है ये किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला जो लिखा गया है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन था उसी के अवसर पर ये गाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट शिक्षण कौशल का है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को उसके लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का है। इसमें कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित कार्य करनी चाहिए? तो यहाँ पे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था भी बनी रहे और कक्षा में बच्चों की या स्टूडेंटों की रुचि भी बनी रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में ला सकते हैं? यदि बालक सक्रिय नहीं है तो उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे? ये देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सही होगा? यहाँ पे उसे चांपट आदि साफ करने के लिए सबसे पहले कहेंगे, तो इसलिए वो अति सक्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? 84 का ऑप्शन नंबर पहला, धैर्य और दृढ़ता जो है यही एक अच्छे शिक्षक की जो है प्राथमिक स्तर पर विशेषता महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, तो इसका अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा के तहत प्रत्येक विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, यही समावेशी का अर्थ होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, यही जो है विशिष्टता के अर्थ है और यही जो है समावेशी का भी अर्थ है कि सभी बालक एक साथ बैठकर
शिक्षा ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, चरणों के अनुसार इंद्रिय गामत यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, इसकी जो है जन्म से लेकर यानी 0 से 2 वर्ष तक इसकी आयु काल को रखा गया है। इसमें अनुकरण है, स्मृति है और मानसिक निरूपण होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो इसका भी पहला ये कथन है D.W. एलन का। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि कौन सी है। तो सबसे उत्तम विधि है खेल गतिविधि के प्राधिकरण द्वारा या प्रविधि द्वारा शिक्षण को आनंदमय और मनोरंजक बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो किस विद्यालय में या किसके तहत इसको किया जाना चाहिए, ये बताना है। तो यहाँ पे नियमित विद्यालय के तहत ऐसा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें विद्यार्थियों के सीखने के लिए जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो निदान के बाद समुचित उपचार का कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। निदान का तात्पर्य है जब आप कहीं मान लेते हैं आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर से जब सलाह लेते हैं तो उसको निदान कहा जाता है, और वहीं पे जब आप उस निदान के बाद इलाज शुरू कर देते हैं तो उसको उपचार कहा जाता है। दोनों में यही अंतर होता है, निदान और उपचार में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है बाल मनोविज्ञान से। इसमें पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र किस प्रकार से हो सकते हैं। सीखने के क्षेत्र में, रुचियों के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, या सभी के क्षेत्र में। तो सभी प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन, चाहे वो खेलना हो, सीखना हो, रुचि हो, चरित्र हो, कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। इसमें संदर्भ विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं देखना है, वो भी विकास के संदर्भ में। तो चलिए ऑप्शन को, पहले 2 ऑप्शन दिख रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सी और डी ऑप्शन को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो पहला ही ऑप्शन देखिए, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। यदि आप किसी को उकसाएंगे या बढ़ाएंगे तो क्या उसका विकास हो जाएगा, ऐसा संभव है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आंशिक दृष्टि दोष की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन मानी जाती है। तो यहाँ पे किशोरावस्था जो होती है इसी को सबसे जटिल और कठिन अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस अवस्था में किशोरों या किशोरियों में तेज़ी से शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके कारण किशोरों में समायोजन की क्षमता का अभाव और तनाव बना रहता है। इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके, सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। तो ये तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं G.B. वाटसन, उन्हीं के विचारों के प्रवर्तक थे, और इनमें ऑप्शन नंबर व्यवहारवादी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रयास यानी कि प्रयास और भूल का सिद्धांत सीखने के द्वारा, सीखने के जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी समझ में आ रहा होगा। और अगला, प्रयास और भूल का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि इसके अनुसार जो है प्राणी अपनी त्रुटि बार बार करने से उसमें सुधार लाता है, और इस प्राणी
और इस तरह से प्राणी जो भी होते हैं या मनुष्य जो भी होते हैं या कोई जीव है या मनुष्य जो भी हैं उसमें परिपक्वता आ जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है E.L. थार्नडाइक। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, अभी थार्नडाइक का पूरा नाम E.L. थार्नडाइक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। E.L. थार्नडाइक ने किस प्रकार का अधिगम का प्रस्ताव रखा था? तो यहाँ पे इन्होंने जो है बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका प्रतिनिधित्व, 1 मिनट, क्रियाप्रसव तो स्किनर का है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव का है, और प्रभाव अनुबंधन इफेक्ट कंडीशन। तो यहाँ पे ये उम्मीद है कि ये शायद डी सही हो जाएगा, लेकिन इसका क्लियर करके हम लोग बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके अधिगम में कौन सा प्रभाव रखा गया था। चलिए इसको बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे प्रतिनिधि का अनुबंधन भी है, तो इन दोनों में यानी कि ये दोनों तो क्लियर है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बी और डी में कन्फ्यूजन है। वैसे हमारे हिसाब से डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाव अनुबंधन बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर इसका हो सकता है। ठीक, चलिए, अन्यथा हम जो है कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को पिन करके दे देंगे आप लोग को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही। दल समूह में रहने की अवस्था जो होती है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। इसी के साथ नेक्स्ट है, कमज़ोर वर्ग के बालक का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे अभिभावकों के बालकों जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, तो ऐसे बालक को ही कमज़ोर बालक के वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमी एवं रिक्तियाँ जो होती हैं उसमें प्रतिसजगता की विशेषता कौन सी है? 100 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सृजनशील बालक की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि सारे टॉपिक समझ में आए हैं। यहाँ पे हम लोग घटना चक्र यानी कि समसामयिक, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। 30 क्वेश्चन इसका है, फटाफट कवर करेंगे। ठीक, सबसे लंबा टॉपिक यही होता है और इसमें आप लोग केवल देखते चलिए क्योंकि इसमें करंट अफेयर पुराना है। अब हम लोग जो इसके बाद से सीरीज शुरू करेंगे उसमें करंट अफेयर आपको नया देखने के लिए मिलेगा। इसमें करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट होगा जीके के रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में बताया जाएगा, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो पहला है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना। एक तरफ गायक गायिका हैं, उनका नाम है, और तरफ क्या किस चीज़ से वो संबंधित है उसके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये डी नंदलाल घोष बांसुरी वादक हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और जो भी आभूषण हम लोग देखते हैं, जो लोग पहनते हैं, वो 24 कैरेट का नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। CAD का जो असंरक्षित नाम है वो कौन सा नाम है? CAD, तो इसका संरक्षित नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? 106 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही, ग्राम सभा के द्वारा चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2016 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है जुआन मैनुअल सैंटोस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है?
माफ़ कीजिए, पहला पूछा गया है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये जो हुआ है वो रियो डी जेनेरियो में 2000 माफ़ कीजिए, रियो डी जेनेरियो में तो हुआ था 1992 में, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ कलाकार हैं, एक तरफ कला है, तो यहाँ पे मिलान करिए। और नीचे जो है इसके कूटनीति टाइप के आंसर भी दिए गए हैं। तो 109 का जो सही होगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी कि पहले को सी से मिलान कर देंगे और दूसरे को ए से मिलान कर देंगे, वहीं पे साथ साथ तीसरे को बी से मिलान कर देंगे और उसके बाद डी को डी से ही मिलान कर देंगे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? तो चाइना में फेसबुक प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण जो है कारिक बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण हो जाते हैं? ब्लू बेबी की बात किया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया है। नेक्स्ट है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो पेंटियम चिप का जो आविष्कार किया गया है वो विनोद धाम के द्वारा किया गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने थाईलैंड के साथ कोबरा गोल्ड एक प्रायोजिक वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य है, ये किया गया है कोबरा गोल्ड को? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत में आयोजित नमामि ब्रह्मपुत्र नदी महोत्सव में हिस्सा लिया है? तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका। नमामि ब्रह्मपुत्र नदी महोत्सव का हिस्सा लिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही भूटान बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो सौरभ दुग्गल। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, सौरभ दुग्गल के द्वारा इनकी बायोग्राफी को लिखा गया है जो महावीर सिंह फोगाट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात परियोजना को प्रारंभ किया है? तो इस योजना का नाम है कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना। ये म्यांमार के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है? 118 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि वीडियो का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? माफ़ कीजिए, वीडियो कह रहे हैं, BOD है ये। BOD का असंक्षिप्त रूप का मतलब ये है कि विस्तृत रूप क्या होता है? तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यही इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला भारत की शासक रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया गया है, तो भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही बंगाल के भी गवर्नर जनरल अंतिम रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये जो नदियों के बीच स्थित है वो सिंध और झेलम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। हिंदू धर्म के अनुसार इंद्र सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये पहला सही होने के साथ अगला क्वेश्चन इस पे चलते हैं। यहाँ पे महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? बात करते हैं महाकुंभ की। तो महाकुंभ जो है वो 12 वर्षों के अंतराल पर होती है, लेकिन
4 जगह होने के स्थान पर ये जो है हर तीसरे वर्ष पे आयोजित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक ये 4 जगहों पर होता है और आयोजित हो। जबकि अर्धकुंभ की बात करते हैं तो अर्धकुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा 2016 के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करता नहीं है? तो ये अमित कुमार जी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दुलारी कन्या योजना को शुरुआत किया गया है, वो कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका का द्वारा लिखा गया है? तो ये लेखिका हैं राम कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनावृत योजना जिसको रोलिंग प्लान कहा गया वो लागू किया गया? चलिए कमेंट करके बताइए। 128 नंबर का बी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, एडवर्ड जेनर किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? तो इन्होंने चेचक के लिए किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसकी खोज जो की गई थी वो 1796 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन जो है उसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 8 से 10 मार्च 2017 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की मेजबानी की? उसका नाम है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये दिल्ली में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर को केवल हम बताएंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 सेंटीमीटर ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद सभी काटकर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन बना है जो वो क्वेश्चन बना है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अन्यथा आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या सही है। 32 नंबर की बात करते हैं तो 32 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मित्र शत्रु से है तो नफरत प्यार से होता है। अगला प्रश्न है 133 नंबर का। इसमें वर्णिक श्रृंखला है और इसको आप लोग को लगाना है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आप लोग इसको मिलान करिएगा, देखिएगा कौन सा सही है। नेक्स्ट है, बाइनरी संख्या में बदलना है। बाइनरी संख्या में हम हर वीडियो में बताते आए हैं, लेकिन इसमें बताएंगे नहीं, आप लोग हम आंसर को बता दे रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? 13 हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न संख्या समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे भिन्न संख्या समूह जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कंप्यूटर का। यहाँ पे ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, तो वो किन 2 शब्द हैं जिनका संयोजन यहाँ पे है ब्लॉग? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। वेब और लॉग बिल्कुल ब्लॉग बना है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, HTTP का पूरा नाम है। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, मोबाइल के जरिए धनराशि के जो अंतरण यानी लेन देन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग IMPS कहा जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? 139 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। URL जो होता है यही सूचना देता है इंटरनेट के प्रलेख की स्थिति की, ऑप्शन सी सही होने के साथ नेक्स्ट है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 140 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। एक IP एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी भी यंत्र को आवंटित किया जा सकता है, जिसका एक परिचय है ये। उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये सारे टॉपिक। अगला जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया कि मौलिक अधिकार क्या होता है?
चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए मौलिक अधिकार क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो ये 5 से लेकर के, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा गया है वो 5 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन यहाँ पे 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए किया गया है, तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 से 14 वर्ष तक इसकी उम्र है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो शिक्षण के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो कथन है शिक्षण अन्वेषण, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो। अगला, व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है। 144 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, यहाँ पे नैतिकता से व्यावहारिक आचरण नीति का संबंध है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन है थॉमस के द्वारा, रोसेक के द्वारा, हरलाक के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे ये जो कहा गया है वो थॉमसन के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित मूल्य हैं वो कौन सा है। प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, न्याय है और उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी जो है प्रस्तावना में वर्णित हैं शब्द। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। वैसे संप्रेषण का तात्पर्य ही होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना ही, जैसे जिसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर एक उत्तम कक्ष शिक्षक जो है किस प्रकार से होता है। यहाँ पे शिक्षक के विषय में बात किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। जो छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है वही एक उत्तम कक्ष शिक्षक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता यह है कि वह क्या करे। तो उसको यह करना चाहिए कि उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की जो पूर्व शिक्षक होते हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। तो छात्रों को जो मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि वो पढ़ने के मूड में है या नहीं है, सबसे पहले उनको पढ़ाई के लय में लाना चाहिए, पढ़ाई की स्थिति में लाना चाहिए, तब क्लास को प्रारंभ करना चाहिए। यही एक शिक्षक का सबसे अच्छा कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे सभी प्रश्नों को हमने 150 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप लोग का कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ये भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले प्रैक्टिस से, तब तक ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।